हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज का डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन 14 जनवरी का हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने कल किया था साथ में, आज भी साथ में ही करेंगे। और शुरू करते हैं आज का पहला स्लाइड विच इज पिक्चर ऑफ द डे, जिसमें हम एक डांस फॉर्म को भी देख रहे हैं और देख रहे हैं कि बुल को बहुत ही ज्यादा अच्छे कलर से डेकोरेट किया गया है, जिस डांस फॉर्म को कहते हैं गंगिरेड्डू। ये हैदराबाद में एक गांव है, वहां की पिक्चर है, आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज, जिसमें संक्रांति के उपलक्ष्य में इस बुल को तैयार किया जाता है और बहुत सारे कलर और कपड़ों से इसको रेडी किया जाता है। और वहां पे जो लोग हैं वो उस डांस फॉर्म को एंजॉय करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी फिलहाल में जल्लीकट्टू को लेकर के एक डिसीजन पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। तो अब पर उसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि हैदराबाद में भी ऐसे कई देश के इलाके हैं जहां पर जानवरों को लेकर के एक कल्चरल एक्टिविटी भी की जाती है, जिसमें ये गंगिरेड्डू भी इनमें से एक है। बट जैसे कि जल्लीकट्टू भी एक है, तमिलनाडु का कल्चरल एक्टिविटी है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पेंडिंग है। बट ये पिक्चर काफी कलरफुल है और मुझे लगा कि हमें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के एस्पेक्ट से आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। जब भी वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं प्री और मेंस में, तो ये हो सकता है कि ये गंगिरेड्डू नाम का शब्द आपको मिल जाए आने वाले प्रीलिम्स में। तो मुझे लगा कि इसको शेयर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पहला न्यूज हमारी जो फेमस न्यूज है अभी लास्ट नाइट जो डेवलप हुई, हिंदू में भी है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आपको मिलेगी, सारे पेपरों में मिलेगी, जहां पर मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया है वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़। तो ये पहले से प्रपोज था और इसकी डेट भी तय थी और उसी डेट पे इसको किया गया है। पहले लास्ट मंथ की न्यूज में हमने इसको डिस्कस भी किया था। दिस क्रूज विल पुट इंडियन टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑन द ग्लोबल मैप, ऐसा उनका कहना है। कि इस क्रूज का मतलब होता है बड़े शिप। ध्यान दीजिएगा, जो क्रूज का मतलब होता है जिन पे लोग सवार होकर के ट्रैवल करते हैं। एक होता है कार्गो शिप, ध्यान दीजिएगा। कार्गो में मतलब होता है कि यूजुअली माल ढोने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने वाले शिप को कार्गो शिप्स कहते हैं। और क्रूज वो होते हैं जिनमें लोग ट्रैवल करते हैं, और ये बहुत बड़े जहाज नहीं है, लेकिन फिर भी उससे एक मीडियम लेवल के क्रूज होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पिक्चर में, जिसमें लोग यात्रा करते हैं, यहाँ से वहां ट्रैवल करते हैं। छोटी जगह के जो रास्ते हैं वो पानी के सहारे आप उनको तय कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे देश के लिए है, क्योंकि बहुत टाइम से इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करने के लिए की बात चल रही है, करा भी जा रहा है। उसमें काफी रिमार्केबल स्टेप है। तो ये क्रूज का जो अभी इसका आगाज हुआ है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है हमारे देश के लिए। सो प्राइम मिनिस्टर लॉन्चिंग द थ्री डेक मतलब इसमें 3 लेयर होंगी, 1 2 3, 3 डेक वेसल एमवी गंगा विलास दैट इज सेट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर इन 51 डेज। ध्यान दीजिए, ये दिन और कितना टाइम लगे, कितना किलोमीटर है, ये नहीं पूछा जाता है। बट ये पूछा जा सकता है कि लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज कहाँ से कहाँ तक के लिए है, डेस्टिनेशन पूछी जा सकती है। और यूपीएससी का क्वेश्चन सीधे सीधे ऐसे नहीं आता है, कुछ घुमा फिरा के आता है। नाउ इसके बारे में समझते हैं। एमवी गंगा विलास इज द फर्स्ट इंडिजिनियसली, मतलब देश में बनाया गया, स्वदेशी तकनीक से बनाया गया, मेड क्रूज वेसल इन इंडिया है, जो हमारे देश में क्रूज वेसल है। जो ट्रैवल्स का मतलब जो लेकर ट्रैवल करने वाला वेसल, right? So it has 3 decks, 18 suites on the board, the capacity of 36 tourists, विद ऑल द मॉडर्न एम्यूनिटीज। ध्यान दीजिएगा, 18 सूट्स मतलब रहने की जगह और 36 टूरिस्ट को ले जाने की कैपेसिटी है मॉडर्न एम्यूनिटीज के साथ। इट विल कवर डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर इन रफली 51 डेज में तय करेगा, रीचिंग आसाम डिब्रूगढ़ थ्रू बांग्लादेश होते हुए, उसको टच करते हुए ये डिब्रूगढ़ आसाम पहुंचेगा। बिल्ड विद अ यूनिक डिजाइन and futuristic vision, the MV Ganga Vilas will meander across various prominent destinations. बहुत सारे डेस्टिनेशन से टच होते हुए निकलेगा, that lie along the Ganga and Hooghly, और हुगली जो हमारी नदी है हमारी वेस्ट बंगाल में, उसको भी अलोंग द गंगा एंड हुगली पे रास्ते उनको टच करते हुए निकलेगा, उस रास्ते को भी लेगा। द क्रूज विल पास थ्रू 25 डिफरेंट रिवर स्ट्रीम, जैसे कहा जा रहा है हुगली तो है ही, उसके साथ ही साथ 5 इंपॉर्टेंट नदियों को भी, डिफरेंट दूसरी अलग अलग नदियों को पास करेगा। द क्रूज जर्नी इज गोइंग टू ब्रिंग मेनी स्पिरिचुअल मल्टीनेशनल, ध्यान दीजिएगा, इसमें स्पिरिचुअल आध्यात्म से जुड़ी हुई जगहों को भी टच करेगा, जिसमें
जिसमें से मल्टीनेशनल एंड नेचुरल एक्सपीरियंसेस एज इट वाज, इट विल कवर डेस्टिनेशन लाइक काशी, पटना साहिब, बोध गया, विक्रमशिला, ढाका एंड सुंदरबन। ये जो डेस्टिनेशन है, इन डेस्टिनेशन के आधार पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि किन किन इलाकों को टच करते हुए ये क्रूज निकलेगा। तो काशी, पटना साहिब, बोध गया, विक्रमशिला, ढाका और सुंदरबन। स्पेसिफिकली इनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें, बोध गया के स्पेसिफिकली, विक्रमशिला ये शब्द आ गया है, तो इसके ये हिस्ट्री के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें, ध्यान दें कि एक टॉपिक से कई सारे टॉपिक आप कवर कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं तो इसमें GS1 का टॉपिक भी कवर हो रहा है हिस्ट्री के आधार पे, क्योंकि आप देखें कि बोध गया और विक्रमशिला का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है जो GS1 के लिए कवर हो रहा है, और GS3 के लिए तो ये है ही इनलैंड वाटर हाईवेज, वाटरवेज, जिसमें आपका GS3 का टॉपिक कवर होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। Those seeking spirituality will cover destination like Kashi, बोध गया, विक्रमशिला, पटना साहिब, and those wanting to witness the natural diversity, उनके लिए सुंदरबन डेल्टा को भी ये क्रॉस करेगा, और सुंदरबन के जो फॉरेस्ट इलाके हैं उनको भी कवर करेगा। तो मैं वो कह रहा है कि स्पिरिचुअल लोगों के लिए भी अच्छा है, और जो लोग नेचुरल सीनिटी को देखना चाहते हैं, नेचुरल हैबिटेट को देखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये क्रूज बहुत ही अच्छा रहेगा, और इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि एक्चुअली ये क्या कौन सा रूट या राउट भी बोलते हैं इंग्लिश में, राउट लेगा, जिसमें यहाँ शुरू करते हैं वाराणसी से, गाजीपुर, पटना, बटेश्वर स्थान, कोलकाता। फिर देखिए ये जो आप मैप भी देखते जाइए, यहाँ से आकर के ये बांग्लादेश के मैप के में एंटर करता है, मैप में जाता है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ढाका, उसके बाद चिलमरी जो भी हमारा बांग्लादेश का इलाका है, देन गुवाहाटी, मजूली आइलैंड यहाँ पर, और फिर डिब्रूगढ़। तो ये जो ये राउट है ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एस्पेक्ट से। ये इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं कि वो किस किस इलाके को टच करते हुए जाएगा मेजॉरिटी में। मतलब प्री के क्वेश्चन हमेशा क्वालिफायर होते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं आता, लेकिन फिर भी डिटेल में पढ़ना तो पड़ता ही है। तो लेंथ हम समझ ली, दिन हमने समझ लिया। अब कुछ चीजें समझने वाली इस चार्ट से समझ मिल जाएंगी जो टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड किया है। पुटिंग इंडिया ऑन रिवर क्रूज मैप ऑफ द वर्ल्ड, MV गंगा विलास कवर 32 किलोमीटर, ये पता है, अक्रॉस 5 स्टेट्स इन इंडिया एंड बांग्लादेश। हमारे जो देश की 5 स्टेट्स कवर होंगी, कौन कौन सी? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, बटेश्वर स्थान, पटना, वाराणसी में जो स्टेट्स हैं उनके नाम हमको पता होने चाहिए, और साथ ही साथ जो बांग्लादेश की जो जगह है वो भी पता होनी चाहिए। मेडन क्रूज बिगिंस 13 जनवरी, पता है 13 जनवरी को शुरू हुआ। जर्नी स्टार्ट्स एट वाराणसी, यूपी, आफ्टर विटनेसिंग गंगा आरती। तो पहला तो हमारा यूपी हो गया। जर्नीज नीड एट डिब्रूगढ़, आसाम, दूसरा आसाम हो गया। स्टॉप ओवर एट 50 टूरिस्ट साइट्स। क्रूज कवर सारनाथ, प्लेस ऑफ ग्रेटर रेवरेंस ऑफ बुद्धिज्म, तो सारनाथ को कवर करेगा। और उसके बाद मयोंग, नोन फॉर टैंट्रिक क्राफ्ट, मयोंग को आप ध्यान दे दीजिए। एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, मजूली। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड क्या है? मजूली। इस पे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ ट्रैवर्सेस सुंदरबंस इन बे ऑफ बंगाल डेल्टा, काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में इसको कवर करेगा, और सुंदरबन डेल्टा को, और ये 51 की। तो कुछ चीजें यहाँ पे समझने वाली हैं, जैसे कि सबसे पहले सारनाथ और बोध गया को आप उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को गो थ्रू कर लीजिए। साथ ही साथ मयोंग जो है उसको कवर करेगा, नोन फॉर टैंट्रिक क्राफ्ट के लिए, किस क्राफ्ट के लिए फेमस है, इसके लिए ये इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना। मजूली लॉन्गेस्ट रिवर आइलैंड पे क्वेश्चन बन सकता है, और जो इलाके ये कवर हो रहे हैं यहाँ पे, इनको आप दिमाग में रखिए, इस पे प्री में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, यह भी हाल की न्यूज है। अब समझते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा। ये इसकी जुड़ी हुई न्यूज नहीं, इससे अलग न्यूज है, जिसपे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब बात कर रहे थे, स्पीकिंग एट द कंक्लूजन ऑफ द वर्चुअल वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट अभी चल रहा था, उसका कंक्लूजन हुआ, उसमें उन्होंने कुछ बहुत जरूरी बात बोली, दैट इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस रिक्वायर फंडामेंटल चेंजेस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि IMF में, UN में और वर्ल्ड बैंक, ये जो बड़े 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी बात ये कर रहे हैं कि इन संस्थानों में फंडामेंटल चेंजेस की जरूरत है, ये वो कहना चाह रहे हैं अपने स्टेटमेंट से। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ। Okay. Now, we developing countries are also concerned about the increasing fragmentation of the international landscape. हम ध्यान दें, we developing countries are also concerned about increasing fragmentation. मतलब fragmentation का मतलब of international landscape। हम सब जानते हैं कि
अभी फिलहाल के लिए जो हमारा जो वर्ल्ड लेवल पे जो पोजीशन है इमर्जिंग इकोनॉमीज की, वो अपने लैंडस्केप को मतलब अपनी इंटरनेशनल अप्रोच को लेकर के अभी कंसर्न है, क्योंकि सारे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है जिसमें चाइना और इंडिया एक बड़ा रोल प्ले करते हैं, उनके लिए अपने वर्ल्ड लेवल पे अपनी जगह को पोजीशन करना एक बड़ा बड़ा चैलेंज भी है और साथ ही साथ टारगेट भी है। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रेगमेंटेशन यहाँ वहां फ्रेगमेंट अलग अलग जगहों पर अपने लैंडस्केप को पोर्ट्रे करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बात है या फिर बड़ा कंसर्न है। These geopolitical tensions distract us from focusing on our development priorities। और जो हमारी ये प्रायोरिटी है, इसमें डिस्ट्रैक्शन कैसे पैदा होता है? जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि अभी रशिया और चाइना में, सो माय मिस्टेक, रशिया और यूक्रेन में चल रहा है, उसको उसकी वजह से दे कॉज शार्प स्विंग्स इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर्स एंड अदर कमोडिटीज। और जिसकी वजह से ऑब्वियसली जब वॉर चल रही है तो उस केस में प्राइस पे इम्पैक्ट आना लाजमी सी बात है। सो प्राइसेस ऑफ फूड, खाने के प्राइसेस में, फ्यूल में, फर्टिलाइजर्स में हमें इंटरनेशनल प्राइसेस चेंज देखने को मिलता है। और स्विंग का मतलब डामाडोल, यहाँ वहां प्राइसेस स्विंग करते रहते हैं, और जिसकी वजह से जो हमारा जो टारगेट है इंटरनेशनल लैंडस्केप पे अपनी जगह को पुख्ता करना, वो भी डिस्ट्रैक्ट होता है। टू एड्रेस द जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन वी अर्जेंटली नीड अ फंडामेंटल रिफॉर्म ऑफ द मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको वो कह रहे हैं कि जो मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आईएमएफ है, यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, इनमें फंडामेंटल आधारभूत चेंजेस हमको चाहिए, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें हम सब जानते हैं कि भारत अभी परमानेंट मेंबर नहीं है, एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, जिसको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं, उनमें चेंजेस की जरूरत है, सेट पीएम मोदी एट द एंड ऑफ द 2-day इवेंट। अच्छा, अब जैसे कि ये लाइन यहाँ पर आ गई, तो इस केस में मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा GS3 के लिए, और जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी इंपॉर्टेंस रखता है ये स्टेटमेंट कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि ब्रेटन वुड्स में इंस्टीट्यूशन में क्या चेंज होने चाहिए, यूएन में क्या चेंजेस होने चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसके आधार हमको पता होने चाहिए, तभी हम स्टेटमेंट को डिटेल में मेंस में लिख पाएंगे। तो सबसे पहले ये पता करना है कि हमारी भूमिका यूएन में क्या है, क्या हम परमानेंट मेंबर हैं या नहीं है, क्यों नहीं है। इसके साथ ही साथ आईएमएफ के ऊपर किसका दबाव है, वर्ल्ड बैंक एक्चुअली क्या करता है और किसके इशारों पे काम करता है, ये हमको क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमको अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है, ताकि मेंस में जब क्वेश्चन आए तो अपना अपना इंडिया का जो रोल है इसके हवाले से वो हम मेंशन कर सकें। Okay. Mr. Modi announced a series of initiatives to enrich India's engagement with the Global South, highlighting Global South की बात उन्होंने कल भी कही थी, मैंने आपको समझाया भी था कि ग्लोबल साउथ कौन कौन से देश हैं और नॉर्थ और ग्लोबल नॉर्थ कौन कौन से देश हैं, हाईलाइटिंग न्यू दिल्लीज मेडिकल डिप्लोमेसी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। उन्होंने कहा कि हमें एक इनिशिएटिव की सीरीज को लेकर के अनाउंस करी कि हमें करना पड़ेगा काम टू एनरिच इंडियाज एंगेजमेंट मतलब और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए ग्लोबल साउथ में। ग्लोबल साउथ का मतलब हमें कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से अपनी जो अप्रोच है वो एक सीरीज ऑफ इनिशिएटिव को लेकर के और स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी ग्लोबल साउथ देशों को लेकर के। सेइंग आई वुड नाउ लाइक टू अनाउंस अ न्यू आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने नया एक आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट को अनाउंस किया जो कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से मेडिकल पोजिशनिंग को और डिप्लोमेसी को और स्ट्रॉन्ग करेगा भारत के लिए। सो मेंस के पर्पस इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें जब वो कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों में हाईलाइट करने के लिए इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी को आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट हम लाए हैं, अनाउंस कर रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन बनना लाजमी है कि कैसे आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी को हाईलाइट कर सकता है ग्लोबल साउथ देशों में। ग्लोबल साउथ या साउथ साउथ भी एक टर्म यूज होता है, साउथ साउथ डिप्लोमेसी, जिसमें साउथ के सारे देश जो वर्ल्ड मैप पे साउथ के नीचे के देश है, जैसे ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ के देशों में इंडिया की पोजीशनिंग को इनहांस करना या उसको पोजीशन करना स्ट्रांगली, इसके बारे में आपको लिखना होगा मीन्स में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। Now, under this project, India will provide essential medical supplies to any developing country affected by natural disaster for humanitarian crisis। और इस प्रोजेक्ट के आधार पर जिन देशों को, जिन डेवलपिंग कंट्रीज को इस नेचुरल डिजास्टर में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई मेडिकल एड चाहिए, सप्लाई चाहिए, तो उसमें हम उनको हेल्प करेंगे। सो ये एक क्वेश्चन बन जाता है हमारे GS3 के पर्पज से, और GS2 के पर्पज से भी कवर होता है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से, क्योंकि जब हम किसी को मेडिकल एड मुहैया कराएंगे तो उस देश से हमको भी तो कुछ बेनिफिट होगा जो हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ हमारी डिप्लोमेसी को भी प्रोजेक्ट करेगा जियोपॉलिटिकल लेवल पे, वर्ल्ड विश्व के आधार पे। तो इस केस में दोनों एस्पेक्ट पे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आप इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम और डिस्कस करेंगे, न्यूज आएगी, इस प्रोजेक्ट का डिटेल आएगा तो हम इसको और गो थ्रू करेंगे। तो फिलहाल के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन मेकिंग स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। द बक स्टॉप्स विद गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच सुप्रीम कोर्ट। कुछ दिनों पहले 21 की बात है कि आपको मैं रेफरेंस दे देती हूँ, जो ये स्पीच आई है जिसपे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस, सॉरी नॉट चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, जस्टिस के एम जोसेफ ने बड़ा रिमार्केबल स्टेटमेंट दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि द बक, बक का मतलब होता है हिरन, और स्टॉप्स विद द गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच, मतलब जो ये जो चीज शुरू हुई है वो खत्म होती है गवर्नमेंट के विद गवर्नमेंट टू एंड, कि गवर्नमेंट जब इसको खत्म करेगी तभी ये खत्म होगा। जो ये शुरुआत हुई है एक चीज की, जो शुरू हुई, उसको खत्म गवर्नमेंट कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सेड द बक ultimately stops with the government to clamp down on hate speech and hate crimes as they are offense committed on society। ध्यान दीजिए कि जब भी कोई भी स्पेसिफिक कम्युनिटी या कोई भी प्लेटफॉर्म अगर हेट स्पीच को स्प्रेड करता है तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जिम्मा जो गवर्नमेंट पे होता है। ध्यान दीजिएगा, तो वो किसी भी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, वो यही कहना चाह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट के कंधों पे है कि इसको नीचे लेकर के आए। जो हेट स्पीच स्प्रेड हुई, अब वो क्या स्प्रेड हुई, इसका बैकग्राउंड ये है कि हरिद्वार में जो धर्म संसद एक ऑर्गेनाइज हुई थी 2 सितंबर लास्ट ईयर की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट हेट स्पीच अक्यूज टू सरेंडर बाय सितंबर 22। उसमें इस धर्म संसद में कुछ ऐसी बातें कही गई जो हेट स्पीच का दायरा लेती हैं, और उसके ऊपर ये सुनवाई हुई थी। इन अ कंप्लेंट धर्म संसद आर रिलीजियस पार्लियामेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन हरिद्वार बाय हिंदू सेजेस from December 17 to 19 last year, where the participants were instigated to wage a war against Muslim। ये 2021 की बात है, ध्यान दीजिएगा, 21 में कंडक्ट हुई थी, और उसके ऊपर कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए गए मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर जिसको जिसको सही नहीं समझा गया, हेट स्पीच माना गया, और उसकी सुनवाई चल रही थी। उसकी फिलहाल जो आउटकम है वो बाहर आया है। तो उसमें हमारे जो जस्टिस है उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी सरकार की है। द गवर्नमेंट अग्रीड दैट हेट कुड नॉट हाइड बिहाइंड द कलर ऑफ एनी रिलीजन, की ये जो हेट है, जो नफरत है, वो किसी रंग के पीछे छुपाई नहीं जा सकती है ना। उसके साथ ही साथ उन्होंने काफी चीजें कही, मीडिया को लेकर भी काफी बातें बोली, टीवी चैनल्स को लेकर कुछ बातें बोली जो हमारे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि जीएस 1 के एस्पेक्ट से और जीएस 2 के एस्पेक्ट से कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। द कोर्ट सेड द एंकर्स एंड एडिटोरियल हेड्स ऑफ चैनल्स डिसाइडेड द कंटेंट। उन्होंने कहा जो एंकर हैं और जो एडिटोरियल हेड्स हैं वो ही कंटेंट तैयार करते हैं चैनल का, एडिंग दैट इट वाज आल्सो डिक्टेटेड बाय द मनी बिहाइंड द चैनल्स, और ये डिक्टेट होता है जो पैसा उन चैनलों में लगाया गया। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मीडिया को हमेशा आजकल कहा जा रहा है कि मीडिया काफी इन्फ्लुएंस्ड है, कैसे जिनके पीछे पैसा लगाया जा रहा है। Now, Justice Joseph, who said he was speaking for himself, said that he found it denigrating how TV channels resorted to name calling। किस तरह नाम को पुकार करके वो आपस में बहस करते हैं, किसी को डिग्रेड करते हैं। He referred to the man accused of urinating on a fellow passenger in Air India flight in this regard. The type of words used against him, he is an under trial. Please do not denigrate anyone. Dignity is also part of Article 21 right to life, said जस्टिस जोसेफ ने बात बोली। कितनी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही कि अभी जो केस चल रहा है एयर इंडिया के हवाले से, जहां पे एक पैसेंजर ने एक फीमेल पैसेंजर पे यूरिनेट करने का जो केस चल रहा है वो अंडर ट्रायल है, और उसके लिए किसी भी तरीके के डेनिग्रेटरी या डेरोगेटरी रिमार्क्स यूज ना करें, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। किसी के ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 कहता है कि जिंदगी का अधिकार भी एक बड़ा अधिकार है। तो वो कह रहे हैं कि चैनलों पे ऐसी लैंग्वेज यूज होती है उस केस में भी जहां पे ट्रायल चल रहा है, अभी वो साबित नहीं हुआ है अक्यूज्ड, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो ट्रायल चल रहा है, और किसी के नाम को पुकार करके इस तरह के रिमार्क्स देना सही नहीं है। जस्टिस नागरत्ना सेड दैट द एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच बाय वन कुड नॉट वायलेट द राइट ऑफ डिग्निटी एंड फ्री स्पीच ऑफ अदर्स। तो फ्री स्पीच को आर्टिकल 19 को लेकर के पहले भी बहस हुई, फिलहाल फिर चालू हो गई है कि द एक्सरसाइज ऑफ फ्री स्पीच बाय वन कुड नॉट वायलेट द राइट। मतलब जो आर्टिकल 19 पहले भी एक डिस्कशन में हमने समझा था कि आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच जो कवर करता है वो एक असीम अधिकार नहीं है, एंड बाय वन कुड नॉट वायलेट द राइट टू डिग्निटी एंड फ्री स्पीच ऑफ अदर्स। ठीक है, नाउ दे एंकर्स द पैनलिस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर
दैट दे कैन नॉट गो ऑन टीवी एंड स्पीच देयर माइंड्स विच एवर दे वांट। जिस माइंडसेट से आप चाहें उस माइंडसेट से बात नहीं कर सकते टीवी पे। एंकर्स और पैनलिस्ट के लिए वो कह रहे हैं। दिस इज नॉट द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम, जस्टिस जोसेफ। ये कोई फ्रीडम की एक्सरसाइज नहीं है कि आपने जो मन में आया आपने बोल दिया, और जो आपके दिमाग में जिस स्टेट ऑफ माइंड में है उसी बात को करना आपने चालू कर दिया। The court referred to TV's debates dissolving into slanging matches where some invitees were muted. Justice Joseph said that such actions affected the viewers' right to be informed. मतलब उन चीजों को हाईलाइट कर रहे हैं जहाँ टीवी डिबेट्स में से देखा गया है, कुछ लोगों को म्यूट कर दिया जाता है, कुछ लोगों को बोलने को अलाउ किया जाता है। तो वो सभी कह रहे हैं कि इसमें ऐसा होता है कि राइट टू इन्फॉर्म भी यहाँ पर हिट करता है। और इस केस में ये देखना चाहिए कि आप क्या किसी को अलाउ कर रहे हैं बोलने के लिए और क्या अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मीडिया मस्ट बी रेगुलेट। उन्होंने कहा कि मीडिया मस्ट बी रेगुलेट किस हिसाब से? अच्छा, जो सुनवाई चल रही थी उस केस में जो हमारे जो देश के सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने भी स्टेप उठा करके बात करी इस केस में। और उन्होंने कहा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज सेड दैट द गवर्नमेंट इंटरवीन्ड अगेंस्ट द मीडिया ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और उन्होंने इस बात को बोला, हमारे सॉलिसिटर जनरल जो हैं, कि दैट द गवर्नमेंट इंटरवीन अगेंस्ट द मीडिया ओनली इन एक्सेप्शनल, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है। द ओनस वाज ऑन द मीडिया टू इटसेल्फ। उन्होंने कहा कि जो ओनस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जिम्मा किस पे है? मीडिया पे है। द गवर्नमेंट वॉज कंसिडरिंग लेजिस्लेशन एंड इवन कंप्रिहेंसिव अमेंडमेंट्स टू द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर टू एड्रेस द इशू हाईलाइटेड बाय द कोर्ट। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रही थी लेजिस्लेशन को कि वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत एड्रेस करे इशू को हाईलाइटेड बाय द कोर्ट, जो हाईलाइट कर रहा है कोर्ट। ही सेड मीनवाइल द इंडिविजुअल्स रॉन्ग्ड could avail of either the mechanism under the IPL। तो ठीक है, वो सब इंडियन पीनल कोड के आधार पे वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने संज्ञान ले सकती है, लेती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस में। पर उन्होंने पर जस्टिस ने कहा कि जो मीडिया है वो बैलेंस नहीं है। वी रिक्वायर अ फ्री एंड बैलेंस मीडिया बट दे आर नॉट बैलेंस्ड। वी हैव गॉट टीवी फॉर decades now, but you government have not thought of anything for TV. Therefore, it become a free for all, Justice Nagaratna said. So उन्होंने कहा कि आपने टीवी के बारे में कुछ सोचा नहीं, आपने एक दशकों से ये जो है हमारे सामने है, बस के रेगुलेशन के लिए आपने कुछ नहीं सोचा, और ये फ्री और बैलेंस्ड नहीं है। इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी जो मीडिया है वो फ्री और बैलेंस नहीं है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे समाज पर, हमारी सोसाइटी पर। आस्किंग इफ एनी एंकर had been taken off air to send a message again triggering hate or bias on TV, the court said if the freedom is exercised with an agenda, you are not actually serving the people but some other causes, then you have to be dealt with। ध्यान दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि फ्रीडम इज एक्सरसाइज विद एन एजेंडा। अगर आपकी जो स्वतंत्रता है किसी एजेंडे के आधार पे एक्सरसाइज करी जाती है या यूज की जाती है, यू आर नॉट एक्चुअली सर्विंग द पीपल, तो आप लोगों को सर्व नहीं कर रहे हैं बट सम अदर कॉजेस, और किसी और कॉज को या किसी कारण को आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन यू हैव टू बी डेल्ट विद, जिसको आपको डील करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दीजिए कि जो टीवी का अगर हम समझे कि मीडिया को थर्ड पिलर माना जाता है हमारे प्रैक्टिसेस के हिसाब से, हमारे जो अभी तक के इतिहास के हिसाब से, तो तीसरा पिलर मीडिया को माना जाता है। और अगर मीडिया इस तरह की चीजें, हेट स्पीच को स्प्रेड करेगा तो हमारे सोसाइटी पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे एक क्वेश्चन पहले भी कुछ सालों पहले ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हुआ है और अब फिर हो सकता है। क्योंकि जब जस्टिस से बात कह रहे हैं कि टीवी और मीडिया, स्पेशली मीडिया का नाम ले रहे हैं कि वो बैलेंस नहीं है, तो उसके बैलेंस ना होने पे कुछ मुद्दे वो दिखाते हैं जो उनको दिखाने हैं, जिसमें हेट स्पीच स्प्रेड करनी है, ऐसा वो कह रहे हैं, और जो मुद्दे नहीं दिखाने हैं उनको किनारे कर दिया जाता है। तो एक्चुअली हमारी सोसाइटी को गलत चीज दिखाई जाएगी तो गलत चीज ही प्रोमलगेट होगी ना। तो वो कह रहे हैं अगर वो सही मुद्दे दिखाएं तो ये सब चीजें करने की जरूरत क्या पड़े। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि बैलेंस मीडिया होना हमारे लिए जरूरी है। अब समझते हैं कि यूपीएससी के एस्पेक्ट से हमारा जो क्वेश्चन क्या क्रिएट हो सकता है, उसमें ध्यान दीजिएगा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से अगर कोई मीडिया कोई चीज स्प्रेड करती, फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ध्यान दीजिएगा, इसको रिवाइज करना जरूरी है। और मेंस के पर्पज से मीडिया जो बैलेंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और अनबैलेंस मीडिया कैसे हमारे समाज को इफेक्ट करता है, ये क्वेश्चन बन सकता है।
उस केस में आप जस्टिस जोसेफ के स्टेटमेंट को, इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं और अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है जुडिशरी के पर्पज से उसको लिख सकते हैं। तो GS1 के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस के पर्पज से। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट न्यूज जो इकोनॉमी से है। ए राइज इन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग पुशेस अप इन्वेस्टमेंट बाय 53%। तो कह रहे हैं, ये आर्टिकल कह रहा है कि गवर्नमेंट कैपिटल, राइज इन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग, कैपिटल ज्यादा लगा रहा है गवर्नमेंट, पुशेस अप इन्वेस्टमेंट बाय 53%। और इन्वेस्टमेंट कितना हो गया है, पुशेस अप बाय 53%। तो गवर्नमेंट ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगा रहा है किन किन चीजों में और क्यों लगा रहा है उसको समझते हैं। A sharp 61.2 sequential increases in capital spending by center and state government propped up overall fresh investment plans announced in third quarter। तो जब भी सरकार, स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ, जब भी इन्वेस्टमेंट आगे लगाते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो किसी देश की एसेट्स को बढ़ाते हैं। एसेट्स को बढ़ाते हैं मतलब चाहे वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आपकी मशीनरी हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री और टारगेट में पैसा लगाना हो। इसके लगाने से क्या होता है कि आप जब आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, ज्यादा इंफ्रा क्रिएट करोगे, तो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और इसके साथ ही साथ जब वो एम्प्लॉयमेंट सैलरी लेंगे तो आपको ज्यादा टैक्स देंगे और जब ज्यादा टैक्स आएगा तो आप डेफिनेटली उस केस में उस टैक्स को पॉलिसीज में लगाओगे। तो जो इन्वेस्टमेंट है ये वन वे नहीं होता है, इसका रिजल्ट घूम फिर के सरकार को मिलता है। तो ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और स्टेट ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन द फर्स्ट 9 months ऑफ फाइनेंशियल 23 have crossed 21 lakh crore, 53.2% higher than financial year 22। मतलब लास्ट ईयर से 53.2% हायर इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं, गवर्नमेंट लगा रहा है पैसा। द शेयर ऑफ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स इंक्रीज इन फाइनेंशियल ईयर 23 बाय अराउंड 7.7% पॉइंट्स कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 22। लास्ट ईयर से ज्यादा लगा रहे हैं, while at that of private sector decline, और जबकि प्राइवेट सेक्टर कम लगा रहा है। एक्चुअली चीज और भी है, अगर आप देखें कि बजट का सेशन शुरू होने वाला है तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सर डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में कि आपको इतना पैसा दिया गया था, वो यूज नहीं हुआ, वापस चला आया। तो अगर अगर आप देखें कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स को ही सरकार कहाँ से लगाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हवाले से वो पैसा उनको डिसबर्स किया जाता है साल की शुरुआत में, और लास्ट में आकर के वो पैसा जो यूज नहीं होता है, अनयूटिलाइज रहता है, वो वापस गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो अगर आप देखें, मैं ये नहीं कह रही कि ये वही चीज है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करने के एस्पेक्ट से भी वो पैसा इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा देते हैं स्पेसिफिक सेक्टर्स में। ठीक है, ये भी होता है। बट फिलहाल के लिए ये न्यूज कह रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और प्राइवेट सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है। कितना डिक्लाइन कर रहा है आप देखिए, गवर्नमेंट ने लगाया 35.7, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भाग है 16.4 और स्टेट का है 19.3, ये टोटल है। उसके बाद प्राइवेट लगा रहा है 64.3 और इंडियन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 54.66 है और प्राइवेट फॉरेन इंस्टीट्यूशन लगा रहे हैं 9.64%। सो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही पैसा लगा रहे हैं, जिसको हम FIIs भी कहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट FDI वर्ड होता है, एक FII होता है, इसको फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, इसको FPI भी बोलने लग गए हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलने लग गए हैं। ठीक है, सो इस आप ये देखिए इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें, मैं तो ये देख रही हूँ कि कंपैरिजन में ज्यादा है ऑफ कोर्स, बट प्राइवेट के सेक्टर में देखिए यहाँ पे लास्ट 71.4 था और जो कम हुआ है प्राइवेट का, पर सरकारी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो एक कारण हो सकता है कि वो अभी ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कल एक डेटा आया था उसमें लिखा था कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आज जो इंडियन ग्रोथ है 23 फाइनेंशियल ईयर में वो आगे जाने की उम्मीद है। तो हो सकता है उस डेटा के आधार पर कोई नई चीज गवर्नमेंट लाने वाली हो, आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। नाउ but big ticket private investment and higher capex outlays from government agencies lifted the total investment। यानी कि capex वर्ड समझेंगे इसको, ये पूछा गया है प्री में capex क्या चीज होती है। सो उन्होंने बोला कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका कम हुआ है, सरकारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है। द फॉल इन द नंबर ऑफ प्राइवेट प्रोजेक्ट शोज दैट अ नंबर ऑफ प्राइवेट कंपनीज डिस्पाइट एक्सपीरियंसिंग हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड हैविंग इनफ रिसोर्सेज और आर अडॉप्टिंग अ वेट एंड वॉच पॉलिसी। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने वेट एंड वॉच पॉलिसी को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि एक्चुअली कि किस तरफ इकोनॉमी जाएगी, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सरकारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है हमने देखा, पर फिलहाल वो वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। राइजिंग इनपुट कॉस्ट, हार्डनिंग इंटरेस्ट रेट एंड द स्लो डाउन एक्सपेक्टेड इन डेवलप्ड
countries are the headwinds making the mid-sized Indian companies go slow on the investment. ये इसकी पंचलाइन है. वो कहना चाह रहे हैं कि क्या राइजिंग इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग के लिए. इंटरेस्ट रेट क्या हो रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, टफ किए जा रहे हैं इंटरेस्ट रेट. एंड द स्लो डाउन एक्सपेक्टेड. ये सब चीजें कहाँ हो रही हैं, डेवलप कंट्रीज में. तो क्योंकि जो इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री इन सब बड़ी देशों के प्रभाव से प्रभावित होता है, और भी देश प्रभावित होते हैं. तो जो कंपनीज अभी समझ नहीं पा रही हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, तो फिलहाल के लिए इन सब आधारों पे उन्होंने वेट एंड वॉच का वेटेज लिया है और अभी कुछ इन्वेस्टमेंट कम किया है, पर सरकार ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है. हेडविंड्स मेकिंग मिड साइज इंडियन कंपनीज गो स्लो, मतलब धीरे चलने के आधार पर अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को होल्ड किया है, ऐसा कह रहे हैं प्रोजेक्ट्स टुडे सीईओ एंड डायरेक्टर शशिकांत हैज टोल्ड द हिंदू. उन्होंने बताया, जो प्रोजेक्ट टुडे सीईओ हैं, उन्होंने बताया इस चीज को, जो ऑलरेडी सीईओ हैं, सॉरी. ठीक है, तो हमारे लिए समझने वाली बात क्या है कि एक्चुअली केपेक्स क्या चीज है, तो समझ लेते हैं. केपेक्स is the money that is spent to acquire, repair, update और improve the fixed company asset. ये कंपनी के हवाले से है, लेकिन मैं देश के लेवल रेफरेंस से बोल रही हूँ कि वो जो मनी जो खर्च की जाती है किसमें, अक्वायर करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, अपडेट करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए किसी देश की एसेट को, सच एज बिल्डिंग, बिजनेस और इक्विपमेंट. अ केपेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम अ एवरीडे बिजनेस व्हिच फॉल्स अंडर द ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैटेगरी. और जो केपेक्स होता है वो हर दिन में जो खर्चा होता है, जो आप हर महीने लगाते हैं, उससे अलग होता है. केपेक्स जो है एवरीडे बिजनेस नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं होते हैं. ये बड़ा बल्क इन्वेस्टमेंट होता है, एक्सपेंडिचर होता है, जो सरकारी खाते के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट डालता है. नाउ एग्जाम्पल क्या है केपेक्स के, परचेज ऑफ लैंड, व्हीकल, बिल्डिंग और हैवी मशीनरी. इसको आप देश के रेफरेंस से देखिए, तो कंपनी की डेफिनेशन है, आप किसी देश के रेफरेंस से देखिए कि क्या हो सकता है. एग्जाम्पल, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसके बाद आपने अलग अलग जगहों पे आपने रोड्स बनाए, आपने इंटर वाटर हाईवेज बना, इंटर वाटर लैंड वाटरवेज बनाए, जो भी हम समझ रहे हैं कि गंगा विलास का उद्घाटन हुआ है. तो इस तरह की बड़े बड़े इंफ्रा में सरकार इन्वेस्ट करती है, सो दैट कि आने वाले टाइम में उसको इसका रिवर्स मिले. ठीक है, जब वो इन्वेस्ट करेगी तो लोग उससे फायदा लेंगे, और जब फायदा लेंगे तो पैसा लगाएंगे, और पैसा लगेगा तो सरकार को वापस पैसा मिलेगा, और एक टैक्स के रूप में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, और सरकार पॉलिसी में उसको यूज करेगी. तो केपेक्स का मतलब हमने समझा. अब आगे देखते हैं. दूसरी न्यूज है कोल्लम से, और कोल्लम को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट माना गया है. और खास बात क्या है कि वहां की सरकार ने एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाया गया, समझाया गया लोगों को. सो उसके हवाले से कोल्लम ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट हुआ जहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है. समझते हैं. अब भागवतम रिसाइटर बाय द प्रोफेशन, शी इज वन among thousands of, ये लेडी की बात हो रही है, new literates who have educated on the Indian Constitution as part of the citizen. A constitution literacy campaign jointly launched by, जो लिटरेसी कैंपेन था वो लॉन्च किया गया था कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की तरफ से, एंड द केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कीला. इन तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया और वहां के लोगों को संविधान को पढ़ाया गया, लिटरेट बनाया गया. Apart from the ambitious campaign, around 16.3 lakh people in the district above the age of 10 have been educated on various aspects of the constitution, and the trainers process involved 2200 trainers called senators. और जो trainers उसमें बनते हैं, जो पढ़ाते समझाते हैं 10 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोगों को, तो वो senators कहलाते हैं. During the 7-month campaign, the senators visited schools, offices, auto stand and tribal councils to spread awareness. ध्यान दीजिएगा. तो ये शब्द सेनेटर जो शब्द है, इसका मतलब होता है किसी स्पेसिफिक चीज को समझाने वाला, और जो कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञाता होता है उसको बोलते हैं सेनेटर. सेनेटर जो वर्ड है वो यूएस पॉलिटिक्स में या यूएस डेमोक्रेसी में काफी यूज होता है. तो वहां पे सेनेटर्स ही होते हैं, जो इसका मतलब होता है किसी स्पेसिफिक चीज को समझाने वाला, एक्सप्लेन करने वाला. और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ज्यादा यूज होता है, तो मतलब संविधान का ज्ञाता. तो वो कह भी रहे हैं कि जो ट्रेनर्स हैं, जो लोगों को समझाते पढ़ाते हैं, उनको सेनेटर्स बोला जाता है. और उन्होंने 16.3 लाख लोगों को कवर भी किया है ट्रेनिंग देने से. और कितने लोग हैं ये, 2200 लोग हैं ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग देते हैं. ठीक है, ना आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट न्यूज है अलापुजा. अलापुजा एक नदी है केरला की. सीज अ डिक्लाइन इन द विजिटिंग वाटर बर्ड्स. अभी हमने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी का डिटेल समझा था लास्ट वीडियो में, उसमें एक बर्ड सेंसस हो रही है और उसका कुछ डिटेल आ रहा है, थोड़ा दिन आता रहेगा जब तक खत्म नहीं हो जाती.
तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये संस्था क्या है, मैंने लास्ट में समझाया भी था आपको, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ये संस्था क्या है, इसका काम क्या है, ये सेंसस कितनी बार कंडक्ट होती है और क्या चीजें कवर करते हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। साथ ही साथ ये पॉपुलेशन कवर करते हैं सम माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स का, स्पेशली डक्स स्पीशीज का, विजिटिंग द रीजन आर फॉलोइंग। तो कह रहे हैं कि जो सेंसस ये कंडक्ट हुई है इसमें क्या शो कर रहा है, पॉपुलेशन ऑफ सम माइग्रेटरी बर्ड्स, वाटर बर्ड्स, स्पेशली डक स्पीशीज विजिटिंग द रीजन आर फॉलोइंग। तो उन्होंने कहा जो अलापुजा जो नदी है उसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स का जो नंबर है वो कम हुआ है। इवन देन जो बाहर से जो ब्रीडिंग के लिए या फिर रहने के लिए मौसम बदलने पे यहाँ माइग्रेट करती हैं उनके नंबर्स कम हुए हैं। कुछ नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन से इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। तो ये मैंने पिक्चर आपके लिए, ये हिंदू से ही सारी न्यूज है और उसमें जो शब्द हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जो लेफ्ट से शुरू करते हैं, लिटिल कॉर्मोरेंट, ओरिएंटल डार्टर, cattle egret and spot billed pelican cited during the Asian water bird census 2023। सो ध्यान दीजिएगा, कभी कभी नाम ही पूछे जाते हैं कि वाटर बर्ड सेंसस में, एशियन वाटर बर्ड सेंसस में कौन कौन सी बर्ड्स को लोकेट किया गया है इस साल, ये पूछ लिया जाता है। तो आप इन नाम को याद रखिए। नाउ अब देखते हैं कि ये एक्चुअली हुआ क्यों। हुआ इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से जो माइग्रेटरी बर्ड हैं उनको यूरेशियन देशों से या फिर रशिया के उस तरफ के देशों से यहाँ पर आने में दिक्कत पेश आई या फिर वो नहीं आ पाए बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। Two most shocking aspect was duck species such as northern shoveler, common teal and northern shoveler जो हमने यहाँ पर देखा। इसमें नहीं है, ये अलग नाम है, इनको याद रखिएगा। नॉर्दर्न शॉवेलर और कॉमन टील एंड यूरेशियन बिगन cited in the previous survey were totally missing this time around। बोला जो तीन पक्षी हैं पिछली बार दिखाई दिए थे इस बार नहीं दिखाई दिए, डक की स्पीशीज है, सॉरी डक है ये। Climate change has affected the number of birds visiting the region. However, the precise impact of climate change on bird migration and the environment can only be known after conducting more studies and analyzing the result of bird census in the coming years। तो वो कहना चाह रहे हैं। So ये जो नाम है ना, नॉर्दर्न शॉवेलर, कॉमन टील, यूरेशियन बिगन, ये नाम आप एक बार इसको लिख लीजिए कि कहाँ किस लोकेलिटी से आती हैं और यहाँ पर देखी गई हैं। तो इन नामों के आधार पर भी कभी कभी क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। नाउ कुछ नाम हमें देखने हैं। रिपोर्ट्स टू लोकल बॉडीज, एज मेनी एज 3838 लेसर विजिटिंग डक्स आर साइटेड ड्यूरिंग द सर्वे, फॉलोड बाय विस्कर्ड टर्न, लिटिल कॉर्मोरेंट, इंडियन पॉन्ड heron, gray-headed swanfin and barn swallow, cotton pygmy goose and little egret। ध्यान दीजिएगा, इंडियन पॉन्ड हेरन तो पहले पूछा भी गया है कि ये बर्ड कहाँ मिलती है, ये डक्स कहाँ मिलती हैं। तो ये जो पिक्चर है ना जो इसमें दी है, इस पिक्चर को आप एक बार जरूर अपने नोट्स में शामिल करिएगा, क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन वो क्रिएट कर देते हैं कि ये कौन कौन सी बर्ड्स इंडिया में देखी गई हैं, डक्स देखी गई हैं एशियन वाटर बर्ड सेंसस में। इसमें क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, प्री के एस्पेक्ट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे कि जो हमारे जयशंकर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने जो विजिट करेंगे श्रीलंका को, क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते वो वहां का मुआयना करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली वो किस लेवल पे जा करके श्रीलंका को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त वो डेट क्राइसिस से जूझ रहा है। हमने देखा था कि आईएमएफ से उसको बेल आउट मिलने में देर हुई इस बार, और वैसे भी उसकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उन्होंने बेल आउट मिल रहा है आईएमएफ से। हमने डिस्कस भी किया था कि बेल आउट किया है। तो आने वाले टाइम में वो वहां विजिट करेंगे, क्योंकि हमारा एक अच्छा मित्र देश है श्रीलंका और पहले भी काफी चीजों में हमने उनको सपोर्ट किया है, उनको सपोर्ट उनसे मिला है। तो उस केस में वहां पर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं विजिट करेंगे और वहां की पोजीशन के हिसाब से आगे न्यूज आएगी तो हम समझेंगे। ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज लाइन यहाँ पे ये है, रिटर्न फाइनेंशियल अश्योरेंस फ्रॉम देयर क्लोजेस्ट एंड बिगेस्ट क्रेडिटर्स इंडिया एंड चाइना ऑन रिस्ट्रक्चरिंग देयर डेट। तो श्रीलंका अपने जो डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए सोच रहा है, उसको आईएमएफ से बेल आउट प्लान भी मिला है, बीइंग डिस्कस विद द आईएमएफ। पहले न्यूज आई थी कि मिला है, आप ये कह रहे हैं कि बीइंग डिस्कस विद आईएमएफ, क्योंकि जो बेल आउट पैकेज था लास्ट न्यूज में लिखा था कि उनको मिलने में देर हुई इस बार। अब वो डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि अमाउंट इंक्रीज करना हो, तो उस केस में ये बात न्यूज आई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आईआर के रिलेशनशिप में, आईआर के कॉन्टेक्स्ट में ये जरूरी है कि हम श्रीलंका के बेल आउट में अगर हेल्प कर रहे हैं तो उस केस में हमारे इंडिया की पोजीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस की जो की सिचुएशन में कौन कौन से देश हमें हेल्प करने के लिए
लाइबल हो सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। ये एक तरीके का एक गुड जेस्चर है, गुड मैनशिप है, जहाँ पे हम दूसरे देशों को सहायता कर रहे हैं उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद चाइना रेसेस बियॉन्ड 100 बिलियन। 100 बिलियन से ज्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट चला गया है। वो कहना चाह रहे हैं इंडियाज इंपोर्ट अकाउंटेड फॉर 118.5 बिलियन ऑफ टू वे ट्रेड, अप फ्रॉम 97.5 बिलियन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। कितना बढ़ गया है? हमारा ट्रेड डेफिसिट जब बढ़ता है तो हमारे लिए दिक्कत है। वो कह रहे हैं चाइना से भी ज्यादा बढ़ गया है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट से थोड़ा अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेड डेफिसिट प्योर व्यापार घाटा है, व्यापार घाटा ही ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। करंट अकाउंट डेफिसिट में कुछ चीजें और ऐड की जाती हैं, कुछ सर्विसेज ऐड की जाती हैं, कुछ इनविजिबल चीजें यूज ऐड की जाती है। तो करंट अकाउंट का, पर दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम है, पर थोड़ा सा अलग अलग हिसाब किताब है। अब समझते हैं कि एक्चुअली ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। अ सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ गुड्स अ कंट्री इंपोर्ट्स इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ गुड्स इज एक्सपोर्ट्स। सीधा मतलब है जब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति जिसमें देश का आयात निर्यात से ज्यादा होता है, व्यापार घाटा कहलाता है। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? व्हेन द वैल्यू ऑफ द कंट्रीज इंपोर्ट एक्सीड, तो ठीक है। नाउ इन सिंपल टर्म, with import and export referring both to physical goods and services। जो physical goods and services में जब import ज्यादा है और export कम है, जो trade deficit कहते हैं। In simple terms, a trade deficit means a country is buying more goods and services than it's selling। ठीक है, तो ये प्योर ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा। कैड में थोड़ी अलग डेफिनेशन होती है, मैं डिस्कस पहले करी है। मोटा माटी मतलब उसका यही होता है, पर थोड़ी चीजें अलग होती है करंट अकाउंट डेफिसिट में। उसको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, मैं वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नाउ अब आज का मैप देखेंगे, पेरू को देखेंगे। पेरू में काफी चीजें उथल पुथल चल रही है आजकल, पॉपुलिस्ट नेशनलिस्ट को लेकर के, पॉपुलिज्म को लेकर के। तो उसके आधार पे इंपॉर्टेंट तो बनता है, लेकिन मैप में भी इंपॉर्टेंट है हमें देखना कि पेरू जो है हमारा दक्षिण अमेरिका का एक देश है, जो आपके वेस्ट में पड़ता है, और ये इक्वेटर के नीचे है। आप देख, कभी कभी सवाल आते हैं कि इक्वेटर के सामने कौन कौन से देश है, कौन से देश इक्वेटर को टच करके निकलते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। करीबन सी हमने देखा यहाँ पे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ साउथ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक। साथ ही साथ ये वेस्ट में पड़ेगा। और दो मैप हम देखेंगे, एक देखेंगे पॉलिटिकल, एक देखेंगे फिजिकल। तो आप पेरू के बॉर्डर पे आप देखेंगे इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राजील है इसके बॉर्डर पे, बोलिविया और चिले। तो ध्यान दीजिएगा, जो बॉर्डर पे देश होते हैं उन पे सवाल कई साल बने हैं, और तो इम्पोर्टेंट बनता है कि वो कहाँ कहाँ के बॉर्डर से टच होता है, साउथ पैसिफिक ओशन। और यहाँ पे अगर फिजिकल फीचर देखें तो आप देखेंगे कि एंडीज करके जो पर्वत श्रृंखला है वो इधर पड़ती है, इसके वेस्ट में। और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट अमेजोन नदी इधर आती है। और इसके साथ ही साथ लेक टाटियाका, राइट, लेक टाटियाका है वो यहाँ दिख रही है। नेवाडो एक श्रृंखला की जो हाइट दी है 6372 नेवाडो जिसका नाम है। उसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं उनको ट्रैक कर लेते हैं। पस्टाजा, नापो, उसके अमेजोन देखी हमने यहाँ पे, मैरानॉन और उकायली। सो ये कुछ नदियां हैं जो मैं ट्रैक करी। और एंडीज पर्वत श्रृंखला इसके पूरे पश्चिम में है। पैसिफिक ओशन हमने यहाँ पे देखा। तो ये फिजिकल फीचर और पॉलिटिकल मैंने आपको आज दिखाया। अब से मैं जो भी आपको मैप दिखाऊंगी वो दोनों एस्पेक्ट से हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन पे। करेंगे बाउंड सुप्रीमेसी से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लिखा गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चढ़ के स्टेटमेंट उन्होंने दिया है पार्लियामेंट सोवर्निटी के आधार पर, तो उसको हम समझेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। और दूसरा है मोर देन जस्ट एन एड्रेस, और जो तमिलनाडु गवर्नर का जो स्टेप था उस पे है ये। और तीसरा डिफेक्ट्स पे है। तो तीनों ही आर्टिकल बहुत अच्छी तरीके से लिखे गए हैं, बहुत ही अच्छे डाउट्स को क्लियर करते हैं, तो मुझे लगा इसको इंकलकेट करना ठीक है। तो आप आज समझते हैं बाउंड्री सुप्रीमेसी। सबसे पहले इसको आर्टिकल को कुछ लाइनों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी जो संविधान की संप्रभुता है इज इन अनडन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन है वो पास हुआ या किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको कंट्रोल करने के लिए। किसे? पार्लियामेंट को कुछ हद तक कुछ लिमिटेशंस क्रिएट करता है ये डॉक्ट्रिन। और उसको समझेंगे एक्चुअली वो क्या बात यहाँ पे हो रही है। आपको मैं रेफरेंस देना चाहूंगी इंदिरा गांधी कार्यकाल की, जहां पे उन्होंने काफी चेंजेस
उनके समय पे करने चाहिए थे। और उस समय अगर आप उस टाइम को गो थ्रू करेंगे तो बड़े-बड़े अमेंडमेंट उस केस में उस टाइम पे हो रहे थे। तो कुछ ऐसे अमेंडमेंट वो करना चाहती थी जिसको हमारे जुडिशरी ने कंट्रोल किया, लिमिट किया कि नहीं, पार्लियामेंट हमारा जो संविधान है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता, और अगर बदला जाएगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी है। तो अगर आप रेफरेंस लेना चाहें कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहाँ से आया, कब आया, तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल से इम्प्लीमेंट के समय से बना। और इस केस में जो जुडिशरी है उसने पार्लियामेंट को ये कहा कि आप सारी चीजें, कि हमारे संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं सकते हैं, इसे ही कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कुछ ऐसी चीजें भी उसमें ऐड की गई जो मैंने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस की थी आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ दिन पहले, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। Now it is fairly well known that parliamentary legislation is subject to two limitations under the Constitution of India. वो कह रहे हैं कि मुख्यतः दो limitations हैं पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन को फेयरली नोन है या लिमिट लगाती हैं उनके एक्सपोजर को। वन इज जुडिशियल रिव्यू, मतलब पहला है उनके जो जुडिशियल रिव्यू या जो कानून बनाया गया उसका रिव्यू करना, और द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू रिव्यू लेजिस्लेशन फॉर पॉसिबल वायलेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। और दूसरा है कि ऐसा कोई कानून जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है उसके ऊपर ध्यान देना, या उस पावर को देखना, या संविधान के उस एक्सपोजर को देखना जहां पे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है। तो पहला वॉच है जुडिशियल रिव्यू का, और उसके ऊपर लगाया गया पार्लियामेंट के ऊपर है, जो देखा वेल नोन है, सबको पता है। और दूसरा है फंडामेंटल राइट्स जहां वायलेट होती है उनको वॉच करना। Another is that no amendment to the constitution should have the effect of destroying any of its basic feature। और ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी संविधान में अमेंडमेंट किया जाएगा वो बेसिक फीचर को वायलेट ना करता। मतलब जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को देखते के साथ ही इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट है जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता है, उसको भी देखना काम है जुडिशरी का, और कंट्रोल करना, और साथ ही साथ ये भी देखना कि वो उसके बेसिक फीचर को डिस्ट्रॉय ना करे। तो करता कौन है? एक्चुअली जुडिशरी करती है। ध्यान देने वाली बात है कि जुडिशरी यहाँ पे यही देखती है कि संविधान में जो भी अमेंडमेंट हो रहा है या कोई भी लॉ बनाया जा रहा है वो कहीं से भी बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता ना हो। पर इसी के आधार पर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है उन्होंने काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया, उनके स्टेटमेंट की बात भी यहाँ की जा रही है। While the first limitation is set out in Article 13, जो पहला लिमिटेशन है जुडिशियल रिव्यू का वो आर्टिकल 13 में है, under which laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights are void. The second limitation is based on the basic structure। और दूसरा जो लिमिटेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर है, जहां पे अगर आप कोई भी संशोधन करना चाहते हैं संविधान में तो बेसिक स्ट्रक्चर को तोड़ता ना हो, इवॉल्व बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये किसने बनाया, ये किसने लगाया है लिमिटेशन? सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है। अब आते हैं हमारे वीपी के स्टेटमेंट पे। तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिमार्क्स क्वेश्चनिंग द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोपाउंडेड इन द लैंडमार्क। और ये जो जितने ये चीजें बताई जा रही हैं ये केशवानंद भारती केस जो 1973 में हुआ था उसके बाद डॉक्ट्रिन बनाया गया ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डज नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट पोजिशन ऑफ लॉ। जो कह रहे हैं कि जो ये सवाल रिमार्क लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन उठा रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ना चाहिए और उस पर आहत नहीं होना चाहिए, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आहत होना चाहिए, वो कह रहे हैं वो अपनी पोजीशन पे इतने क्लियर नहीं है। जो वो कहना चाह रहे हैं इस केस के हवाले से वो उनकी पोजीशन को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता। इन हिज व्यू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज असर्ब्ड parliamentary sovereignty and goes against the democratic imperative that the elected legislature should reign supreme। वो कह रहे हैं कि हमारे जो कहना चाह रहे हैं कि इस डॉक्ट्रिन को पार्लियामेंट की संप्रभुता के अगेंस्ट मान के वो बात बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले अगर हम ध्यान दें 2015 में एनजेएसी का जो अमेंडमेंट कमीशन लाने की बात हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक डाउन कर दिया था, स्ट्राइक डाउन कर दिया था कि ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा। तो उसके हवाले से वो ये बात कह रहे हैं कि इस जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया उसके हवाले से जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी संप्रभुता पे क्वेश्चन है, और इसी के लिए बार बार इस चीज को वो हाईलाइट कर रहे हैं। बट इट इज डिफिकल्ट नॉट टू सी हिज अटैक ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज अ पार्ट ऑफ करंट डिस्पेंशंस डायरेक्ट अगेंस्ट इन द जुडिशरी। पर जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो अटैक वो करना चाह रहे हैं उससे हमारा जो जुडिशरी है उसकी जो पोजीशन को आगे बढ़ा
बढ़ाते हुए और जो स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का उसको जो रेफर कर रहे हैं वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे देश में जुडिशरी की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है और पार्लियामेंट की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है। जो संविधान की संप्रभुता है वो तो रहेगी ही रहेगी, पर थोड़ा सा उसके ऊपर लिमिटेशन लगाती है जुडिशरी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जुडिशरी का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जुडिशरी भी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो सुप्रीम कोर्ट की हम बात रेफरेंस में कर रहे हैं, तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी चीज अनाउंस करता है, कोई भी चीज प्रोमलगेट करता है, तो बाकी सभी कोर्टों पे वो इम्पोज होती है। बाकी सभी कोर्ट उसको मानने के लिए बाध्य हैं, राइट। सो वो कहना चाह रहे हैं जो अटैक वो कर रहे हैं वो थोड़ा सा अनक्लियर सा लगता है। The idea that the basic structure doctrine undermines parliamentary sovereignty is simply wrong। वो कह रहे हैं जो उनका आइडिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर संप्रभुता को खत्म करता है संविधान की, वो कंप्लीटली पूरी तरीके से गलत है। पार्लियामेंट इज सोवरेन इन इट्स डोमेन बट इट इज स्टिल बाउंड बाय द लिमिटेशन इम्पोज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कह रहे हैं कि ठीक है संप्रभुता इसके साथ ही वो जो आर्टिकल कह रहा है कि जो संविधान की संप्रभुता अपनी जगह बिल्कुल अक्षुण्ण है, वो वही रहेगी, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशन उसके ऊपर इम्पोज करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बचाने के लिए, राइट। तो ये कहना चाह रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पंच लाइन यहाँ पे ये है कि मिसयूज ऑफ पार्लियामेंट्री मेजोरिटी यहाँ से पढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ द डॉक्ट्रिन इज टू इंश्योर दैट सम फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट लेजिस्लेटेड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। वो कह रहे हैं कुछ फंडामेंटल फीचर्स जो है संविधान के, आप जो मेन पर्पस क्या है इस डॉक्ट्रिन का, इस नियम का, कि आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको ना तोड़ें, और मेजोरिटी का जो पार्लियामेंट की मेजोरिटी जो क्षणिक है उसका प्रयोग उसकी बेसिक चीज जो कॉन्सेप्ट को तोड़ने में ना करें। तो और वो चीजें क्या है? रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं संविधान के जिनको तोड़ने के बाद उसका बेसिक बैकबोन ही चली जाएगी। तो उसको सेव करने के लिए जुडिशरी ने कुछ लिमिट लगाए हुए हैं हमारे पार्लियामेंट के ऊपर। ये आर्टिकल ये कह रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और दूसरा आर्टिकल बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता है जो अभी तमिलनाडु का जो केस हुआ जिसमें गवर्नर ने वॉकआउट किया। तो वो रेफरेंस ले रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम में क्योंकि जो पहला सेशन होता है वो यूके का एग्जांपल ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें वहां के पार्लियामेंट से ली हैं अपने देश के लिए। तो कह रहे हैं कि जो पहला सेशन होता है यूके में वो रिक्वायर करता है कि सबसे पहले एक स्पीकर को अपॉइंट किया जाए और उसके बाद ही पार्लियामेंट कैन प्रोसीड विद एनी पब्लिक सब बिजनेस। उसके बाद ही जो पहला सेशन होता है पहले वो पार्लियामेंट जो यूके का है वहां स्पीकर अपॉइंट होता है, उसके बाद ही कोई कामकाज होता है संविधान में। और उसके बाद क्या होता है कि किंग जो वहां पे किंग हिमसेल्फ और बाय लॉर्ड कमिश्नर वो दोनों ही सदनों को एड्रेस करता है, ठीक है। और जो किंग की स्पीच होती है वो द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ ईच न्यू सेशन ऑफ पार्लियामेंट स्टेट द गवर्नमेंट्स पॉलिसी एंड द इंटेंडेड प्रोग्राम ऑफ बिजनेस। जो स्पीच होती है वो अप्रूव्ड होती है सरकार की तरफ से, साथ ही साथ वो जो भी बात बोलते हैं वो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बताता है और फोर्थ कमिंग सेशंस के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में बताती है वो स्पीच। और द किंग स्पीच इज प्रिपेयर्ड बाय इनकम्बेंट गवर्नमेंट, जो वहां की गवर्नमेंट है वो बनाती है, एंड अ कॉपी ऑफ इट्स गिवन टू हिम बाय द लॉर्ड चांसलर। ठीक है, ये हमारे देश में भी होता है कि पहला सेशन होता है वहां पे गवर्नर एड्रेस करता है और जो गवर्नमेंट है वो स्पीच को बनाती है, उसकी कॉपी सबको देती है, वो अप्रूव्ड स्पीच होती है। सवाल यही था कि जब तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने उनको स्पीच दी तो वहां के गवर्नर ने उसको डिविएट क्यों किया, सवाल वहां से शुरू होता है। अब समझते हैं स्पेशल एड्रेस। एज इंडिया अडॉप्टेड द वेस्टमिंस्टर मॉडल, ध्यान दीजिएगा क्योंकि हमारे जो यूपीएससी के सिलेबस में जुडिशरी के कंपैरिजन भी पूछा जाता है कि हमने कौन से देश से कौन सा मॉडल लिया है। तो जीएस2 के पर्पस ये आर्टिकल बहुत ही सिग्निफिकेंट है। एज इंडिया अडॉप्टेड द वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड ऑन May 18, 1949 टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। और 18 मई 1949 में इस प्रैक्टिस को लिया गया हमारे संविधान में। आर्टिकल 87 कहता है भारत का संविधान का कि प्रेसिडेंट टू मेक अ स्पेशल एड्रेस टू द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, की संविधान का जो राष्ट्रपति होंगे वो एड्रेस करेंगे बोथ द हाउसेस को कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन। ये प्रेसिडेंट के रूल हैं। द प्रेसिडेंट हैज टू इन्फॉर्म पार्लियामेंट ऑफ द कॉजेज ऑफ इट, और उनके समन्स के बारे में प्रेसिडेंट हमारे पार्लियामेंट को बताएगा। ऐसे रूल में एक्सेप्ट किया गया, हमारे संविधान में एक्सेप्ट किया गया है। और सेम रूल 176 में गवर्नर को भी दिए गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब दो सेम अधिकार गवर्नर को भी दिया गया है, एंड टू बोथ द हाउसेस वेरेवर स्टेट आल्सो हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनके लिए भी सेम नियम है
और जहां असेंबली है उनके लिए भी सेम नियम है। द लैंग्वेज ऑफ दीज प्रोविजंस वर बोरोड फ्रॉम द रूल्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये दोनों ही जो नियम है जो कॉमन है प्रेसिडेंट के लिए भी और हमारे गवर्नर के लिए भी। नाउ अ स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट ऑफ द जो स्टेटमेंट वो देते हैं, जो एड्रेस वो करते हैं असेंबली को और काउंसिल को, वो स्टेटमेंट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया होता है। गवर्नमेंट, और अगर उस केस में अगर कोई भी गड़बड़ी या प्रेसिडेंट जो है उस किसी पार्ट को स्किप करते हैं या किसी चीज को नहीं पढ़ते हैं या एड्रेस नहीं करते हैं, अगर गलत तरीके से एड्रेस करते हैं, तो कंडमनेशन होता है गवर्नमेंट का, ना कि प्रेसिडेंट का। और ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि प्रेसिडेंट, सीएम और कैबिनेट, इन तीनों का ट्रायो होता है कि जो आप अगर कहें कि सरकार किसकी है, तो सिर्फ सरकार सीएम की नहीं होती, ना ही पीएम की होती है। गवर्नर या फिर प्रेसिडेंट मिल करके कैबिनेट से कॉम्बिनेशन बना करके ही अपनी सरकार को चलाते हैं। तो ध्यान, जो ये लेयर है प्रेसिडेंट या गवर्नर की और बाद में सीएम या फिर पीएम की, ये लेयर अकेले काम नहीं कर सकती। और हमारा जो गवर्नर है या प्रेसिडेंट है, वो हमारी जो एक्टिव गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उस पर आधारित है। उससे पूछ के ही अपने कामों को प्रोसीड कर सकता है, क्योंकि जैसे कि पहले में स्टेटमेंट आता है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर सिर्फ रबर स्टैम्प है क्या हमारे देश में, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन जो होते हैं वो सारे सरकार को लेने होते हैं। तो जो स्पीच भी होती है वो भी अप्रूव करने के बाद ही उनको दी जाती है पढ़ने के लिए। और अगर वो कंडेम करते हैं कोई चीज, कोई भी ऐसी चीज है जो गलत होती है, ऑब्जेक्शनेबल होती है, तो इशू आता, जो क्वेश्चन किया जाता है वहां की गवर्नमेंट को, जो सीएम, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। आगे वो कह रहे हैं कि कलकत्ता हाई कोर्ट का एक केस है जिसमें इस बात को कहा गया, हेल्ड दैट द स्पेशल एड्रेस इज नॉट एन आइडियल और सेरेमोनियल फॉर्मेलिटी। ये कोई सेरेमोनियल फॉर्मेलिटी नहीं है कि बस बोलने के लिए बोल दिया। इट कीप्स द मेंबर्स इन्फॉर्म्ड अबाउट द एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज एंड लेजिस्लेटिव प्रोग्राम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो है एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज और प्रोग्राम, जो स्टेट के प्रोग्राम होते हैं, जो चीजें कथित हैं, करनी जानी है, वो उसके लिए एड्रेस किया जाता है। The High Court further observed that the non-delivery of the special address hampers legislative debates and budgetary criticism। और जो अगर वो ठीक तरीके से डिलीवर नहीं होगा तो उसका क्रिटिसिज्म सरकार को लेना पड़ता है, और साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव डिबेट्स होती हैं या बजटरी क्रिटिसिज्म होते हैं उस पर भी क्वेश्चन उठता है। उसके बाद वो कह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ बता रहे हैं तमिलनाडु के रेफरेंस से। देयर हैव बीन इंसिडेंट इन ऑफ द मोनार्क इन द यूके डिपार्टिंग। और वो कह रहे हैं कि यूके में भी ऐसी घटना को रेफर कर रहे हैं कि डिपार्टिंग फ्रॉम द ऑफिशियल टेक्स्ट ऑफ स्पीच, कि वहां के राजा ने भी, मोनार्क ने भी यूके में अपने ऑफिशियल टेक्स्ट से डिविएट किया। द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु आर एन रवि मेड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री इन द स्टेट बाय द ओमिटिंग सर्टेन पैराग्राफ्स एंड डिपार्टिंग फ्रॉम द ऑफिशियल टेक्स्ट of his special address at the opening of Legislative Assembly of Tamil Nadu for 2023। और वो कह रहे हैं कि ऐसी ही मिस्टेक वहां के गवर्नर ने भी की, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि जो ये हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस का, जो हमारी जो परंपराएं हैं, उनका भी उतना ही इंपॉर्टेंस है जितने की आर्टिकल्स का। ध्यान दीजिएगा, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कन्वेंशंस हैं, जो परंपराएं हैं, जो काफी समय से चली आ रही हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। वो कह रहे हैं आर्टिकल 86 हैड द राइट टू एड्रेस ईदर हाउस और द बोथ ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर एट द पार्लियामेंट एक्ट टू असेंबल फॉर दिस पर्पस। तो वो कह रहे हैं कि जब आपके पास अधिकार है और आपको सरकार के सपोर्ट से ही सारा काम करना है, तो उस केस में आपने ये जो स्टेप लिया वहां के गवर्नर ने, को लेने की क्या जरूरत थी। पर यहाँ पे वो रेफरेंस दे रहे हैं केटी शाह के रेफरेंस का, कि उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दौरान जब ये नियम कायदे कानून बनाए जा रहे थे, तो आर्टिकल 87 में केटी शाह ने ये बोला कि गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू ऑल्सो मेक एन एड्रेस ऑन अदर पर्टिकुलर इश्यूज ऑफ पॉलिसी ही सीम सुटेबल फॉर सच एड्रेस। कि वो प्रेसिडेंट को भी हमें एक अधिकार देना चाहिए, डिस्क्रिप्शन देना चाहिए कि वो चाहे तो अदर किसी इश्यूज पे, अलग किसी मुद्दों पे बात कर सकता है सदन के साथ, या एड्रेस कर सकता है। तो बी आर अम्बेडकर जो हमारे जिनको हम जो है लॉ फादर ऑफ द बाय मिस्टेक, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे, उन्होंने क्या कहा, पॉइंटेड आउट दैट द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 86 हैड द राइट टू एड्रेस ईदर हाउस और बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट टुगेदर एंड पार्लियामेंट हैड टू असेंबल फॉर दिस पर्पस। तो वो कह रहे हैं कि उनके पास 86 में ऑलरेडी ये राइट है कि वो दोनों हाउसेस को एड्रेस करें और
उनके जो जो दोनों हाउस को एड्रेस करने के साथ पार्लियामेंट के जो सदन है उनको असेंबल होना पड़ेगा इस पर्पस के लिए, और दोनों को वो एड्रेस कर सकते हैं। सिमिलर पावर वाज गिवन टू गवर्नर, आर्टिकल 175। ठीक है, तो दोनों को सेम पावर दी गई है। पर ये आर्टिकल कहता है कि हमारे जो कन्वेंशंस हैं, जो परंपराएं हैं, उनके भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की आर्टिकल्स की। आर्टिकल 361 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द गवर्नर कंप्लीट इम्यूनिटी फ्रॉम एनी लीगल एक्शन बिकॉज ऑफ आवर फाउंडिंग fathers hoped that governor would maintain the highest standard of restitute and propriety, my mistake। तो उसमें कह रहे हैं कि आर्टिकल 361 किसी भी गवर्नर के अगेंस्ट की भी किसी भी लीगल एक्शन की मनाही करता है, और इसके साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि रूल ऑफ गवर्नर जो है वो एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है संविधान में, कि वो क्या द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ द गवर्नर इज दैट एन elder statement who brings a sense of gravitas to high office by his oath must preserve, protect and defend the constitution and the law। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो स्टील फ्रेम है हमारे देश का 70 साल से इसको मेंटेन कर रहे हैं, उसमें गवर्नर की जो पोजीशन है बहुत ही प्रायोरिटी पे है, और वो बहुत ही स्पेसिफिक है। उनको नियम कायदे कानून जो भी फॉलो करने हैं वो हमारे संविधान के एस्पेक्ट से ही फॉलो करने होते हैं, इसलिए उनको जगह दी गई है। The governor is an elder statesman who brings a sense of gravitas to his। दूसरा आर्टिकल हमारे डीफेक्स के बारे में है। डीफेक्स जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है, इसके बारे में, इसको रेगुलेट करने के बारे में बोला गया है। नाउ अभी समझते हैं इन विलियम गोल्डिंग्स फेमस नॉवल को यहाँ रेफर कर रहे हैं जो आर्टिकल राइटर हैं, जिनका नाम है मिस्टर बिबेक देब्रॉयस, जो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल, जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजरी काउंसिल होते हैं उसके चेयरमैन है। उन्होंने लिखा है कि हमारे जो एक किताब को वो रेफर कर रहे हैं जहां वो कह रहे हैं कि नियम कायदे कानून को फॉलो करना, गवर्नेंस को करना कितना इंपॉर्टेंस है। इस किताब के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि नियम के डीप फेक्स जो हमारे देश में है उसके लिए कोई पावरफुल हमारे पास नियम कायदे कानून नहीं है, और डीप फेक के जो नुकसान वो बताना चाह रहे हैं, डीप फेक्स लेवरेज पावरफुल टेक्निक्स फ्रॉम मशीन लर्निंग and artificial intelligence to manipulate or generate visual and audio content with a high potential to deceive। तो जो डीप फेक्स होते हैं वो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट लेकर के चीजों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि एग्जांपल वो ले रहे हैं कि रियल टॉम क्रूज को डीप फेक्स के द्वारा, डीप फेक को यूज करके रियल टॉम क्रूज का एक कॉपी बनाया गया जिसको आप एनकाउंटर नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना रियल था। तो डीप फेक्स का नुकसान ही ये है कि जो बात नहीं कही गई वो कह सकते हैं, जिसका किसी का चेहरा मॉर्फ कर सकते हैं, आप पता नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसके बाद फर्स्ट, सिंस दे आर कंपेलिंग, डीप फेक्स वीडियोस कैन बी यूज्ड टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए। दूसरा कह रहे हैं हिस्ट्री ऑफ यूजिंग डीप फेक्स डिपिक्ट समवन इन द कॉम्प्रोमाइजिंग एंड एम्बैरेसिंग सिचुएशन, किसी के लिए कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन बनाने के लिए भी इसका यूज हो सकता है। जैसा कि तीसरा वो कह रहे हैं डीप फेक्स हैव बीन यूज्ड टू फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड्स में उसका यूज कर सकते हैं, कि भी जर्मन एक केस बता रहे हैं कि जर्मनी के एक कंपनी के में डीप फेक्स का यूज करके बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया, उसको रेफर कर रहे हैं। तो इसके काफी नुकसान है, और हमारे जो हमारे देश के लिए नुकसान क्या है कि इसको इलेक्शंस में आने वाले टाइम में भी, इलेक्शंस में भी यूज किया जा सकता है, जिसमें फर्जीवाड़ा बढ़ सकता है। ताइवान में ऐसा हो ही रहा है, चाइना ताइवान में वहां के चुनाव के हवाले से गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश कर रहा है डीप फेक्स के माध्यम से। नाउ स्पाइनेज एक्टिविटीज, मतलब किसी के पास सीआईडी लगानी हो, डिटेल निकलवानी हो, या कोई फ्रॉड, अभी हम समझ ही रहे कि आजकल साइबर अटैक्स कितने बढ़ रहे हैं, तो डीप फेक्स की फायदे से ये सारी चीजें हो सकती हैं। इवन देन किसी के इलेक्शंस को किसी देश के इलेक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं, स्पाइनेज एक्टिविटीज हो सकती हैं, ये सारी चीजें डीप फेक्स की वजह से हो सकती हैं। इवन देन जेलसिन, कुछ टाइम पहले जो यूक्रेन के हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके हवाले से भी इंफॉर्मेशन आई थी कि एक वीडियो आया था जिसमें ये कहा जा रहा था कि इंस्ट्रक्टिंग यूक्रेनियन सोल्जर्स टू सरेंडर टू रशिया फोर्सेस वाज एक्चुअली अ डीप फेक। उन्होंने कहा था ऐसी कोई न्यूज नहीं थी, वीडियो आया था जिसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स को रशियन सोल्जर्स के सामने सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा था, तो वो भी एक डीप फेक का एग्जाम्पल है। उसके साथ ही साथ कोई इन्फ्लेमेटरी मटेरियल भी फैलाने के लिए डीप फेक्स का यूज हो सकता है, क्राइम्स के लिए यूज हो सकता है, और बहुत सारी ऐसा रेडिकलाइज पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या उनको रिक्रूट करने के लिए भी टेररिस्ट को भी डीप फेक्स का यूज हो सकता है, कि आपको पता ही नहीं कौन आपको रिक्रूट कर रहा है, आपके चेहरा मॉर्फ किया जा रहा है और आपके किसी के लिए, किसी अलग कम्युनिटी के लिए आपके मन में नफरत फैलाई जा रही है। नाउ हमारे देश में इसका लेजिस्लेशन जो है अभी
है तो पर उतना स्ट्रांग नहीं है। वो कह रहे हैं आईटी एक्ट 2000 के अंदर कुछ प्रोविजंस तो हैं लेकिन वो इतने इम्पैक्टफुल नहीं है। सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन। सेक्शन 67 ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पनिश सेक्सुअली इम्प्लिसिट मटेरियल इन एक्सप्लिसिट फॉर्म, ये भी है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इंक्लूड्स प्रोविजन प्रोहिबिटिंग द क्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट candidates or political parties during an election period, but these are not enough, पर वो इतने sufficient नहीं है। तो इसकी बात तो पहले भी हो चुकी है कि तकनीक का फायदा नुकसान दोनों होता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके लिए वो स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाए, जैसे कि वो ऑनलाइन गेमिंग के लिए उठा रही है, उसी तरह वो कहना चाह रहा है कि इसके लिए भी हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। द प्रपोज डिजिटल इंडिया बिल, जो डिजिटल इंडिया बिल है उसको भी कैन ऑल्सो एड्रेस दिस इशू, उसको इस एड्रेस इशू को एड्रेस कर सकता है। और इसका टैग लाइन है द करेंटली देयर आर फ्यू प्रोविजंस इन इंडिया लॉ दैट कैन बी पोटेंशियली इन्वोक टू डील विद द मलिशियस यूज ऑफ डीप फेक। तो हमारे पास देयर आर बहुत ही कम ऐसे प्रोविजन है जो डीप फेक्स के अगेंस्ट स्टेप उठा सकते हैं, उनको बनाने के लिए उनको बनाने की जरूरत है। तो ये थे आज की आर्टिकल। आई होप ये आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेंगे।